तो अब बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी जो है वो इसमें 6 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, यानी 18 मार्क्स का हमारा सेक्शन है। तो चलिए सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि इफ x प्लस ए इज द फैक्टर ऑफ इतना, यानी कह रहा है कि x प्लस ए इज फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है भाई, 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, ये इसका फैक्टर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यानी a मुझे निकालना है, पहला नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड हेंस द वैल्यू ऑफ a फैक्टराइज। और दूसरे में कह रहा है कि अगर आपका a निकल गया तो आप इसको फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज इट। चलिए ठीक है, a निकालते हैं। देखिए अगर ये इसका फैक्टर है, फैक्टर का मतलब क्या होता है ये समझिए। जैसे मान लो 6 है तो 6 के फैक्टर होगा 1, 2, 3, 6, यानी वो सारे नंबर जो 6 को पूरा डिवाइड कर दे उसको उसका फैक्टर कहता है। यानी अगर जैसे मैंने लिख दिया 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6, यानी मैं 2 जब फैक्टर है 6 का तो मैंने 6 को 2 से डिवाइड किया तो ये कंप्लीटली काट के हमें एक क्वेश्चन दे देगा, इसका कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। जैसे यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचेगा इन चारों से डिवाइड करेंगे अगर 6 को, तो उसी तरह अगर ये इसका फैक्टर है तो मैं अगर इसको इससे डिवाइड करूँ तो मुझे कोई रिमाइंडर मिलेगा, नहीं मिलेगा, रिमाइंडर मुझे 0 मिलेगा। ठीक, ये इसका मतलब है। अब अगर इसका रिमाइंडर 0 मिलेगा तो रिमाइंडर थ्योरम भी हमें कहता है कि अगर x, आप डायरेक्ट लगा दीजिए बाई फैक्टर थ्योरम, x प्लस ए इज इक्वल टू, अगर मैं 0 रखता हूं तो x क्या आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा। यानी x की जगह पे अगर आप माइनस ए यहाँ पे रखोगे तो ये पूरा कट के 0 देना चाहिए। ठीक है, तो बाई अप्लाइंग रिमाइंडर थ्योरम आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा, रिमाइंडर थ्योरम। अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम लगाया तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। x की वैल्यू क्या है, माइनस ए, तो 2 इंटू माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस ए प्लस 5 इंटू माइनस ए प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यानी हो जाएगा 2 माइनस ए का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर क्योंकि प्लस माइनस माइनस और a इंटू ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर खत्म हो गया, यानी ये माइनस 5a स्क्वायर है। इसको मैं उधर ले जाता हूँ। नेक्स्ट स्टेप देने का तरीका ये होता है, आपको ऐसे ही देना है। तो अगर मैं माइनस 5a को यहीं पे रखूँ और 10 को उधर ले जाऊँ तो 10 माइनस में जा जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 10 2 बार में कट जाएगा, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। यानी पहला ऑप्शन मेरा बन गया, a का वैल्यू हो जाएगा 2। अब दूसरा कह रहा है फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज करने के लिए आप लिख दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे यार रखिएगा, a की जगह पर 2 रखिएगा, और इंटू एक्स कीजिएगा प्लस 5 इंटू एक्स कीजिएगा प्लस 10 कीजिएगा, फैक्टराइज करना है। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x प्लस 10, यानी 4x और 5x जुड़ जाएगा, यानी 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10, यानी हो जाएगा 2। अब देखिए स्प्लिट द मिडिल टर्म करना है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बीच वाला है, यानी जोड़ करके आना चाहिए 9 और गुणा करके आना चाहिए 2 इंटू 10 यानी 20, यानी जोड़ करके 9 आता है, यानी 5 और 4 जोड़ने पे 9 आता है, 5 चौके 20, यानी काम हो गया। यानी 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख दीजिए 5x प्लस 4x प्लस 10। अब यहाँ पे अब अगर आप 2 तो कॉमन नहीं आएगा, एक काम कीजिए x को कॉमन ले लीजिए, तो x को कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 5, हाँ x कॉमन हुआ ना, फिर यहाँ पे 2 कॉमन लीजिए तो हो जाएगा 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 कॉमन, यानी 2x प्लस 5, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2। ये हमारा फैक्टराइज हो गया। ये हमारा 26 का आंसर है, सॉल्यूशन है। ठीक, अब बढ़ते हैं 27 की ओर। Hmm. 27 क्या कह रहा है, नेम द टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द पॉइंट्स। चलिए यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। चलिए मैं मान लेता हूँ कि ये A किसी तरह का क्वाड्रिलेटरल होगा, A है, ये B है, ये C है, ये D है। A कितना दिया हुआ है, -1 -2, A दिया हुआ है -1 -2, B कितना दिया हुआ है 1, 0, B दिया हुआ है 1, 0, C दिया हुआ है -1, 2, और D दिया हुआ है -3, 0। अब कह रहा है कि आप बताइए कि ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है।
अच्छा, क्वाड्रिलेटरल बहुत तरह के होते हैं, या तो ये स्क्वायर हो सकता है, या ये रेक्टेंगल हो सकता है, या ये रोम्बस हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, ये काइट हो सकता है, ट्रेपेजियम हो सकता है, यानी ये कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसका साइड, अगर हमको देखिए हम लोग इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आप क्या कीजिए, आप निकालिए ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी डी डी ए, ये 4 चीज़ निकालिए। ठीक है, ये 4 चीज़ निकाल करके देखिए कि क्या चारों बराबर है। अगर चारों बराबर है तो 2 कंडीशन हो सकता है, स्क्वायर और रोम्बस। ठीक है, क्योंकि चारों साइड केवल यही 2 का बराबर है। अगर चारों साइड बराबर है तो फिर आप क्या कीजिए, ये निकालिए, जैसे स्क्वायर आ गया, चारों साइड बराबर। ठीक, और रोम्बस कैसा होता है, ऐसा होता है ना, इसमें भी चारों साइड बराबर होता है, इसमें भी चारों साइड बराबर होता है, लेकिन इसका और इसका जो डायगोनल है बराबर होगा, और इसका डायगोनल ये वाला बड़ा है, ये वाला डायगोनल छोटा है। तो फिर डायगोनल निकालिए, यानी आपको क्या निकालना होगा, AC और BD ये दोनों निकालना होगा, और दोनों निकाल कर देखिए, अगर डायगोनल बराबर है तो स्क्वायर हो गया, डायगोनल बड़ा छोटा है तो रोम्बस हो गया। और अगर अपोजिट अपोजिट सेम आ गया तो 2 कंडीशन, या तो रेक्टेंगल होगा, 2 कंडीशन नहीं, हाँ रेक्टेंगल होगा, डायरेक्ट उसमें रेक्टेंगल लिख दीजिए। काइट में क्या होगा, 2 साइड बराबर, ये 2 साइड बराबर। ठीक, ट्रेपेजियम में क्या होगा, ट्रेपेजियम में कुछ भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं हमारा ए बी क्या आता है। ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1 यानी क्या होगा बताइए, तो √1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 0 -2 का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी 1 + 1 यानी 2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस 2 यानी फिर क्या हो जाएगा, +2 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा √4 + 4 यानी क्या हो जाएगा, √8 आ जाएगा। चलिए BC देखा जाए तो BC क्या हो जाएगा, BC हमारा हो जाएगा दिस। तो अंडर हम देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको सारे में यही फॉर्मूला लगाना है। तो मैं कह रहा हूँ x2 - x1 यानी -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो इसमें भी -1 - 1 -2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4, यानी ये भी क्या आएगा, √8। अब यहाँ पे भी देखिए, सॉरी CD में देखिए, CD में भी देखा जाए तो CD में देखा जाए -1 - -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो देखो माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो -1 + 3 यानी ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी फिर क्या होगा, 8 ही होगा। और यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे देखिए -3 - 1 यानी -3 माइनस टाइम्स -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -2 0 - -2 का होल स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा, 3 - प्लस 3 + 1 -3 + 1 यानी -2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, यानी ये भी क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 यानी √8। यानी चारों साइड बराबर है, तो या तो काइट होगा या तो स्क्वायर होगा या तो रोम्बस होगा। अब चेक कीजिए AC और BD, यानी AC BD चेक कीजिए। तो √AC निकालेंगे तो 1 - -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, यानी √ हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 1 4 यानी 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा 4, क्योंकि स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब BD में देखिए तो यहाँ हो जाएगा -1 - -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस में माइनस, अब 2 - 2 यानी प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 - -2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, √, -1 + 1 खत्म होकर 0 हो जाएगा, और ये 2 + 2 यानी 4 हो जाएगा, यानी √4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी ये 4 आ जाएगा। यानी दोनों हमारे AC और BD भी सेम है, यानी ये हमारा कंडीशन क्या है, इट इज़ अ कंडीशन ऑफ स्क्वायर, इट इज़ कंडीशन ऑफ स्क्वायर वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो सेम। ठीक है, तो ये 27 नंबर ऐसे आपको बनाना है डिस्टेंस फार्मूला की मदद से। ठीक है, 27 भी बन के तैयार हो गया, लेकिन 27 में एक और करके क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए मैं समझा देता हूँ, आप इसको बना लीजिएगा।
27 में क्या कह रहा है, 27 का और में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस। चलिए एरिया ऑफ रोम्बस कह रहा है, 27 का और नंबर, एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए कह रहा है, एरिया ऑफ रोम्बस। लग रहा है इंक खत्म हो गया, चलिए इंक फिल कर लेंगे। रोम्बस कैसा होता है बताइए, तो रोम्बस ऐसा होता है ना, पैरेललोग्राम आपको लग रहा है क्या, तो चलिए इसको छोटा करके ऐसा कर लिया जाए। ये चारों साइड बराबर है, चारों साइड बराबर है ये रोम्बस, ठीक। अब एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है तो आप याद रखिए ये चारों साइड तो हमारा ए होगा, ये ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। लेकिन मान लीजिए कि अगर हम इसके डायगोनल्स को जोड़ते हैं, डायगोनल्स को जोड़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। तो अगर डायगोनल्स को जोड़ते हैं और मैं दो ट्रायंगल ले लूँ तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा हाफ इंटू इसका बेस, बेस हमारा क्या है डीबी है, और इंटू हाइट कितना है, हाइट हमारा क्या है, मान लीजिए यहाँ ओ लिख दिए तो ए हो जाएगा, प्लस ये ऊपर वाले का एरिया हम निकाल लिए, ऊपर वाले का एरिया, और नीचे वाले का एरिया अगर निकालेंगे, ये नीचे वाले का एरिया निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा प्लस हाफ, बेस हमारा फिर डीबी हो जाएगा, और हाइट हमारा क्या हो जाएगा ओसी हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, जो भी परपेंडिकुलर होता है वही हाइट होता है। तो देखिए हाफ और डीबी, हाफ डीबी दोनों में सेम है, और यहाँ पे लिख सकते हैं ए ओ प्लस ओ सी, और ए और ओ सी क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा, यानी हो जाएगा हाफ इंटू डी बी इंटू ए सी, यानी ये हमारा हो जाएगा। अच्छा डीबी को हम लोग डायमीटर 1 लिख सकते हैं, डायमीटर नहीं डायगोनल 1, यानी हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, यानी ये डायगोनल 1 है और ये डायगोनल 2 है, यानी अगर आपको डायगोनल मिल गया तो काम तो हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है वर्टिसेस दिए हुए हैं, ABCD का वर्टिसेस दिया हुआ है, ए का वर्टिसेस क्या दिया हुआ है 2, -1, 2, -1, बी का क्या दिया हुआ है 1, 0, 1, 0, सी का क्या दिया हुआ है -1, -2, -1, 2, और डी का क्या दिया हुआ है -3, 0, डी का दिया हुआ -3, 0। तो चुपचाप आप कुछ नहीं कीजिए, BD और AC निकालिए। चलिए AC निकालते हैं, AC क्या हो जाएगा अंडर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, AC हो जाएगा हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे लिख देते हैं x2 मतलब होता है -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, यानी 2 -1 का होल स्क्वायर, यानी 3 का है जिसका -3 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे भी 3 का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 9 + 9 18, यानी अंडर रूट 18 को लिख सकते हैं 9√2, नहीं 2 × 9, 9 का हो जाएगा √9 हमारा 3 हो जाएगा, यानी 3√2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, यानी 3√2 हमारा AC आ गया। एक मिनट जरा मैं इंक भर लूँ। -1 - 2 का होल स्क्वायर, 2 - -1 यानी 3 का होल स्क्वायर, 9, यानी 3√2, ठीक है। AC मिल गया हमें, AC मिल गया यानी हमें ये मिल गया। अब अगर DB चाहिए तो फिर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी -3 - 1 का होल स्क्वायर, और फिर 0 - 0 तो छोड़िए दीजिए, तो -3 यानी 4 का स्क्वायर बाय अंडर रूट 3 1 4, 4 का स्क्वायर, हाँ तो यानी 4 होगा। तो एक काम कीजिए यहाँ पे लिख दीजिए 1/2 इंटू D1 हमारा है 4 और D2 हमारा है 3√2, तो ये कैसे कर जाएगा 2 बार में, यानी हो जाएगा 6√2, यही हमारा एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा 6√2 का होल स्क्वायर। कौन सा क्वेश्चन है पता ही नहीं, क्वेश्चन है 27 का बी, क्वेश्चन है 27 का बी, 24 स्क्वायर यूनिट आ रहा है जी, 6 चौके 24, फिर कुछ गड़बड़ कर दी हम लोग क्या, 1 मिनट है -1 - 2, एरिया ऑफ रोम्बस क्या है 2 - 1, ठीक है। फिर है 3 4, हाँ गड़बड़ तो कर दिए हैं, यहाँ पे 3 4 है जी, यहाँ पे 3, 4 है,
गड़बड़ मत करिएगा आप लोग। 3 4, सी जो है -2 3, हाँ ये -2 और -3 मैंने ऊपर वाला उतार दिया लग रहा है, और डी है -3 -2, -3 -2, 2 -1, ठीक है, फिर है 3 4, ठीक है, फिर है हमारा -2 3 और क्या है -2 3 और डी -3 -2। देखिए एग्जैक्ट सेम आपके साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन इसी तरह का दिया हुआ है। एक में आपको बोला है कि चेक कीजिए कि क्वाड्रिलेटरल कैसा है, उसका भी 4 पॉइंट दिया हुआ है, और यहाँ पे नीचे वाले में क्वेश्चन में भी ऐसा ही दिया हुआ है 4, और उसमें पूछा है कि रोम्बस का एरिया निकालिए। आप हो सकता है कि हड़बड़ी में नीचे वाले का आप कोऑर्डिनेट देखने की जगह आप ऊपर वाले का देख लिए, वही मैंने अभी किया है, ऊपर वाले का देख करके मैंने उतार दिया तो आंसर गड़बड़ आ गया। आपको आता होगा बनाना, लेकिन आप क्या करेंगे, गलत नतीजे पे पहुंच जाएंगे अगर आपने गलत उतार लिया तो ध्यान से एक बार रीचेक कर लीजिएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे आंसर मिला तो मुझे पता चला, वहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा, इसीलिए बार बार प्रैक्टिस जरूरी है, इसीलिए है कि प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा आपका लूप होल कहाँ है, आपका प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो फॉर्मूला हमारा कोई दिक्कत नहीं, बस हमको यही निकालना है ना। तो एक काम कीजिए ना, -3, चलिए यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं, जल्दी से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा। -3 × -3 होल स्क्वायर, अरे क्या होगा -2 -4 प्लस -2 -4 होल स्क्वायर, यानी 3 -3 यानी 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और ये हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 36, यानी 2 × 36 अंडर रूट, यानी √2, और 36 का रूट क्या होता है 6 होता है, 6 √2। अच्छा यहाँ पे निकालिए -2 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3 + 1 4, यानी हो जाएगा 3 - -1 होल स्क्वायर, यानी भी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर यानी 2 × 4 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा 4 √2 हो जाएगा। तो यहाँ पे रखिए तो ज़रा, ½ × 4 √2 × 6 √2, तो 2 से कट जाएगा 2 बार में, 6 दूनी 12, और √2 क्या होता है 2 होता है, यानी क्या आ जाएगा 24 स्क्वायर मीटर। यही हमारा आंसर है, हाँ 24 स्क्वायर यूनिट। बस ध्यान से करना है, आता तो आपको है ही बनाने। चलिए 27 भी बन गया। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 28, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि sin 60/cos 30, sin 60/cos 30, फिर कह रहा है कि cosec 30 डिग्री प्लस में है, cosec 30 डिग्री बाई sec 45 डिग्री, sec 45 डिग्री माइनस 2 टाइम्स cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, cosec 45 डिग्री, cosec 45 डिग्री अपॉन tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 tan 45, tan 60 tan 45। चलिए इसका वैल्यू निकालिए, इवैल्यूएट मतलब इसका वैल्यू निकालिए, सब आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। sin 60 ये तो आपको सारा याद होना चाहिए, sin 30 होता है 1/2, sin 60 होता है √3/2, cos 30 कितना होता है, cos 30 भी होता है √3/2, cosec 30 को आप लीजिए 1/sin 30, 1/sin 30 यानी होता है 1/1/2, यानी ये हो जाएगा 2। sec 45 को कह दीजिए 1/cos 45, cos 45 होता है 1/√2, तो 1/1/√2 यानी √2 हो जाएगा, -2 cos 45 होता है 1/√2, और cosec 45 1/sin 45, 1/sin 45 यानी sin 45 होता है √2, 1/√2 यानी √2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से √2 कट गया। देखिए tan 45 1 होता है, tan 45 1 होता है, tan 30 होता है √3, सॉरी tan 30 होता है 1/√3, tan 45 1, tan 60 होता है
tan 60 होता है √3 और tan 45 होता है 1, √3 से √3 कट गया, तो यानी क्या बचा, यहाँ पे √2 से 2 कट गया √2 बार में, और 3/2 कट गया 1 बार में, यानी 1 + √2 - 2 बचा ना, नीचे कुछ नहीं बचा 2, यानी क्या बचा, यानी √2 - 1 हमारा आंसर हो गया। चेक किया जाए आंसर यही है क्या, 28 का है, हाँ √2 - 1, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला याद दीजिए, 1 सेकंड में आंसर तक पहुँचे। चलिए 28 में और भी किया हुआ है, चलिए और वाला भी कर लेते हैं, 28 का और क्या कह रहा है, 7 sin स्क्वायर थीटा, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 इज एन एक्यूट एंगल, देन प्रूव दैट, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या कर रहे हैं, हमें प्रूव करना है sec थीटा प्लस cosec थीटा, sec थीटा प्लस cosec थीटा, sec थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू 2/√3 प्लस 2। अब मैं जब भी क्वेश्चन लिखूंगा एक बार चेक कर लूंगा कि नहीं तो कुछ गड़बड़ है। 2 sin स्क्वायर थीटा, सॉरी 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है। थीटा इज एन एक्यूट एंगल, देन प्रूव दैट sec थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू 2/√3 प्लस 2, ठीक है। ये मुझे प्रूव करना है और वो मुझे गिवन है। चलिए तो जब गिवन है तो अगर मैं थीटा ले लूँ तो थीटा से हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए इससे मैं थीटा निकालता हूँ। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 ला देंगे तो हमारा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यानी यहाँ पे 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। 7 को मैंने 4 और 3 में तोड़ दिया, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा जोड़ने पे 7 sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फायदा क्या हुआ, यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा तो लिख लीजिए 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 × 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब एक काम कीजिए 3 यहाँ प्लस में उधर जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 - 3, क्योंकि इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस, यानी हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा 4 - 3 होता है 1, ये 4 मल्टीप्लाई में था इधर जाके क्या हो गया नीचे में, यानी sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1/2 का होल स्क्वायर। sin थीटा 1/2 कब आता है, देखिए sin 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 होता है। तो मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin 30 डिग्री का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sin 30 डिग्री का होल स्क्वायर, यानी बाय कंपेयरिंग LHS एंड RHS हमें क्या मिला, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा 30 डिग्री मिल गया, तो अब आप कीजिए प्रूव, इसको लेके चलिए LHS, RHS खुद ब खुद आ जाएगा। LHS हमारा क्या है sec थीटा प्लस cosec थीटा, sec थीटा का वैल्यू अभी क्या निकालें 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री क्या है भाई गड़बड़ी में गड़बड़ी, sec 30 मतलब होता है 1/cos 30, cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है √3/2, यानी 1/√3/2 यानी 2/√3। cosec 30 मतलब 1/sin 30, 1/sin 30 1/1/2 यानी ऊपर में आ जाएगा 2, जो कि हमारा RHS है, हेंस प्रूव्ड। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 28 का और भी बन गया। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ट्वेंटी 30 और 31 3 क्वेश्चन है। चलिए देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 में कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 10224 एंड 1608 फाइंड द HCF LCM ऑफ 10224 एंड 1608 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एंड क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। किस मेथड से निकालना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो जरा, आप लोग को आता होगा। 10224, 2 से काटिए तो 5 बार में 10, 1 1 2, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी के 4, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 2556, ठीक है। फिर 2 से काटिए तो हो जाएगा 1, 2 दूनी के 4, कैरी गया 7 दूनी 14, कैरी गया 8 दूनी 16, फिर 2 से काटिए, क्या हुआ यार, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, वीडियो ठीक है, 25 मिनट, तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। अब 3 से काटी, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 3 9, 21, 3 3 6, फिर 3 से काटिए, 7 3 21, 71, 7 3 ठीक, 7 1 8। अब 71 कटेगा क्या, 71 नहीं कटता है, प्राइम नंबर। चलिए तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना था ना, हाँ, तो यहाँ पे निकालिए 1608, 2 बार में 8 दूनी 16, 0 4, 2 बार में 4 0 2, 2 बार में 2 0 1, 2 1 3, 3 बार में 6 3 18, 7 3 21, 67। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा, सॉरी ये साथ में निकालना था ना जी, एलसीएम और एचसीएफ, प्राइम फैक्टराइजेशन। हम दोनों को अलग अलग निकाल दिए, कोई नहीं है, लिखिए यहाँ पे लिख दीजिए आप 10224, इसको लिखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 71, यहाँ पे लिख दीजिए 1608, इसको लिख लीजिए 2 × 2 × 2 × 3 × 67। एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और कुछ कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24, यानी एचसीएफ हमारा हो जाएगा 24। अब एलसीएम क्या हो गया, एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकालिए, एलसीएम तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, 2 कितनी बार है मैक्सिमम, 1 2 3 4, तो यहाँ 2 का पावर 4 लिख लीजिए। 3 कितनी बार है, 3 का पावर 2, और इंटू 71 इंटू 67, ये हमारा हो जाएगा, तो 4 दिन 16 16, 3 3 9 इंटू 7 इंटू 67, इसको एन से कैलकुलेट करके ले आइएगा, एलसीएम आ जाएगा। देख लेते हैं एचसीएफ कितना है, 24, हाँ ठीक है। तो यानी एचसीएफ ये है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हम अपने टाइम को क्यों वेस्ट करें, मुझे क्वेश्चन पूरा खत्म करना है अभी। तो ये एलसीएम और एचसीएफ का मेथड है, समझ में है। आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, जो सबसे हाईएस्ट कॉमन, जितने भी फैक्टर कॉमन में है वो एचसीएफ दे देंगे, और जो इसमें देखिएगा कि 2 कितनी बार आया, मैक्सिमम जो होगा उसी को लीजिएगा। 2 मैक्सिमम 4 बार आया तो 4 ले लिए, 3 मैक्सिमम 2 बार आया तो 2 लिए, 71 एक बार आया तो 71 यहाँ होगा, सॉरी यहाँ 71 होगा इंटू 67, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है सम ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस दिया हुआ भाई क्वेश्चन नंबर 30, इफ सम ऑफ द सीक्वेंस 1, 6, 11, 16 डॉट 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 एक्स इसका लास्ट टर्म है, इज 148, यानी एसएन जो है हमें दिया हुआ है 148। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स निकालिए,
देखिए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। चेक कीजिए मुझे क्या क्या पता है, मुझे a पता है, a पता है 1, d पता है, d हमारा होता है a2 माइनस a1 यानी 6 माइनस 1 यानी 5, d भी पता है, a पता है, d पता है यानी a मिल गया मुझे, d मिल गया। n पता है क्या, n नहीं पता है, लेकिन मुझे Sn पता है। n अगर नहीं पता है तो क्या मैं n निकाल सकता हूँ, हाँ n निकाल सकता हूँ, और n निकल गया तो मुझे x भी मिल जाएगा, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए निकालिए, Sn का वैल्यू होता है 148, n को रहने दीजिए 2, a का वैल्यू क्या है 1 प्लस n माइनस वन, डी का वैल्यू क्या है 5, क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 8 दूनी 16, हाथ में 1, 4 दूनी 8, 1 9, 2 एकम 2, 296, 296 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 5n माइनस 5, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे एक n भी था ना, तो हो जाएगा 296 इज इक्वल टू n, यहाँ पे हो जाएगा 5n माइनस 5 में से 2 गया 3, यहाँ हो जाएगा 296 इज इक्वल टू 5n स्क्वायर माइनस 3n, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 5n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 296। अब इससे n की वैल्यू निकालना है मुझे, n की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इसको क्या लीजिए फॉर्मूला से निकालिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। गड़बड़ कुछ नहीं ना हुआ है जी, 6 माइनस 1 5 ही होता है ना, 5n माइनस 5 माइनस 3 माइनस 3n 5n स्क्वायर 148 ही है ना Sn, ठीक है। यहाँ से निकालिए माइनस बी यानी माइनस टाइम्स माइनस 3 यानी 3 हो जाएगा, प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है भाई 5 है, और सी कितना है 296 माइनस में बाई 2, ए कितना है भाई 5 है, यानी हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 चौके क्या होता है प्लस 20 इंटू 296 बाई 10। सॉल्व करते हैं, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 296, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1 और 9 दूनी 18 का 19 हाथ में 1, 2 दूनी के 4, 1 5, 200 का डबल होता है 400, 300 का डबल क्या होता है 600 होता है। 600 में आप क्या कीजिए 8 घटा दीजिए, 600 में आप 8 घटा दीजिएगा तो 592, ठीक। बाई क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा 10 यानी हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5929 अपॉन 10, 5929, 5929 किसका रूट है चेक कर लीजिए, 5929 6 6 7 8 8 8 64 होता है, 7 7 जा क्या होता है 49, घटाइएगा तो आ जाएगा 1029, 7 बार में 14, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12 हाथ में 1, 3 एकम 3 1 3 तिहाई 9, 3 4 तिहाई 12 हाथ में 1, 3 एकम 3 1 4, तो 3 बार में नहीं हो रहा है, और कितना होता है 7 बार में होता है, 7 7 7 जा 49 का 9 हाथ में 4, 7 चौक 28, 29 30 31 32, 2 हाथ में 3, 7 एकम 7 8 9 10, 77 यानी हो गया 3 प्लस माइनस 77 बाई 10, यानी क्या आ जाएगा 3 प्लस 77 बाई 10, और एक आ जाएगा 3 माइनस 77 बाई 10, यानी 77 यानी 80 बाई 10 यानी क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और माइनस 74 बाई 10 यानी माइनस 7.4। तो डेसिमल में तो n आता नहीं है, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, यानी n मुझे 8 मिल गया। तो अब मुझे देखिए n भी मिल गया है, तो an का फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमें पता है, an हमें नहीं पता है, an हमारा x है, a कितना है भाई 1 है, प्लस n कितना है 8 माइनस 1, और d कितना है भाई 5 है, यानी 1 प्लस 8 माइनस 1 7, 7 5 है
35 और 1 36, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 36। देखें जरा कितना है। हाँ 30 का आंसर है 36। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको क्लियर है। चलिए 31 करते हैं और सेक्शन सी हमारा खत्म हो जाएगा। देखिए मैंने 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा किया है क्योंकि 2 ठो इसमें और वाला था। चलिए 31 क्या कह रहा है? 31 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 कि 6 years hence 6 साल बाद a man age will be 3 times the age of his son and 3 years ago his age was 9 times old as his son, find the present age। तो चलिए पहले मान लीजिए let the age of son का एज को हम लोग मान लेते हैं x years। कितने साल का है? x years। एंड let the age of फादर का एज को हम लोग मान लेते हैं y years। ठीक। अगर कह रहा है कि 6 साल हेंस यानी 6 years हेंस, 6 साल बाद, 6 साल बाद क्या होगा? सन का एज क्या होगा? सन्स एज विल बी 6 साल बाद 6 साल बढ़ जाएगा, सन्स का एज हो जाएगा x + 6 और फादर्स एज विल बी y + 6, दोनों में 6 साल बढ़ जाएगा। अब कह रहा है कि 6 साल बाद द मैन एज विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन, यानी मैन का जो एज है यानी पिताजी का जो एज है y + 6 वो हो जाएगा 3 times, यानी 3 से गुणा कर दीजिए बच्चे का एज का। इक्वेशन नंबर 1 इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं कि क्या कहता है। तो यानी y + 6 = 3x + 6 18, इसको उधर ले जाया जाए तो यानी 3x - y + 18 - 6 = 0, यानी 0 = 3x - y + 12। ये इक्वेशन नंबर मैं इसको ए मान लेता हूँ। सिमिलरली अब कह रहा है 6 साल पहले की बात हो रही है। अब कह रहा है कि 3 years ago 3 साल पहले क्या कह रहा है? 3 साल पहले सन्स का एज क्या होगा? 3 साल घटा दो अभी के एज से। सन्स एज वॉज, सन का एज कितना था? x - 3 था। फादर का एज कितना था? फादर का एज वॉज, पिताजी का एज था y - 3। कह रहा है 3 years ago he was 9 times old as his son, यानी पिताजी जो है वो 9 गुना है, y - 3 जो है वो 9 टाइम्स हो जाएगा x - 3 के। सॉल्व कीजिए। y - 3 = 9x - 9 3 27, उधर ले जाइए तो हो जाएगा 9x - y - 27 + 3 = 0, यानी 9x - y - 7 24 25 26 27। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर बी बन गया। अब निकाल लीजिए भाई, क्या दिक्कत है? हाँ निकालिए, यहाँ पे रखिए। 0 = लिख देते हैं 9x - y - 24 माइनस माइनस प्लस प्लस, तो y प्लस माइनस खत्म, 9 में से 3 गया, -6x 24 और 12 कितना होता है? 20 30 36, बस 36 = 0। 36 उधर जाएगा तो -36 = 6x, माइनस से माइनस कटा, 6 से 6 कटा, यानी x = 6 आ गया। x अगर 6 आ गया, x 6 आ गया तो 6 3 18, 18 और 12 कितना होता है? 20 30 होता है, यानी y हमारा क्या हो गया? 30 साल। यानी बेटा जो है वो 6 साल का है और पिताजी अभी फादर जो है वो 30 साल के हैं। ये हमारा 31 का आंसर है, चेक कर लेते हैं। तो 30 ईयर्स, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मैन? फॉर प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज 30 ईयर्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं सेक्शन नंबर डी की तरफ। तो चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी में कुल 4 सवाल हैं, 5 मार्क्स के हैं, यानी ये इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? द रेडियाई ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब क्या होता है कि उन दोनों का सेंटर तो सेम ही होगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 13 और 8, ठीक है। ए बी इज द डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल। मान लीजिए कि मैं इसको ऐसे खींच दूं तो ये हमारा हो जाएगा ए और बी। ए बी इज डायमीटर ऑफ लार्जर सर्कल, ठीक है। बी डी इज टेंजेंट टू द स्मॉलर, बी डी
टेंजेंट टू द स्मॉलर। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ से अगर खींचूँ, ऐसे मैं खींच देता हूँ, चलिए, तो BD जो है वो टेंजेंट है, तो यानी टेंजेंट यहाँ पे आकर के मिल रहा है और यहाँ पे तो 90 डिग्री होता है। टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, यानी हमारा ये BD हो गया। ठीक, BD इज टेंजेंट टू द स्मॉल सर्कल टचिंग इट एट D, यानी D पे टच कर रहा है। ठीक है, फाइंड द लेंथ AD। अब मुझे कह रहा है कि AD निकालिए, यानी ये वाली लंबाई आप निकालिए AD, यानी AD नहीं, यानी मुझे ये x चाहिए। ठीक है, और मुझे दिया कितना हुआ है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्योंकि बड़ा रेडियाई जो है वो 13 सेंटीमीटर और छोटा रेडियाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है, यानी ये मुझे दिया हुआ है। ठीक है, यानी क्वेश्चन आप लिख लीजिए, गिवन क्या है, गिवन है, मान लीजिए यहाँ पे मैं O लिख देता हूँ, तो गिवन है मुझे OA OD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और मुझे दिया हुआ है OB इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, हमें निकालना है टू फाइंड हमें करना है AD। अगर AD निकालना है तो ज़रा आप गौर कीजिए AD कैसे निकलेगा। अगर ये 13 है तो ये भी 13 होगा, क्योंकि ये रेडियस है तो ये भी रेडियस, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक 26 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये 8 है, अगर मेरा ये निकल गया, ये निकल सकता है, चेक किया जाए, देखिए ये अगर 13 है और ये अगर 8 है, तो अगर हम BD निकाले, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, सिंस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा OD का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। क्यों, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से BD का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 13 का स्क्वायर 169, यानी हो जाएगा सॉरी यहाँ पे BD नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा OB का स्क्वायर, यानी यहाँ हो जाएगा OB का स्क्वायर, क्योंकि OB हमारा हाइपोटेन्यूज है, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारा आ जाएगा OB हमारा कितना दिया हुआ है 169। चलिए मैं इस स्टेप से लिखता हूँ, 13 का स्क्वायर, OD कितना है भाई, OD हमारा है 8 और हमारा BD नहीं पता, तो 13 का स्क्वायर 169, OD 64 इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा BD का स्क्वायर, यानी BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में से 4 गया 5, 6 में से 6 गया 0, 1, यानी BD हमारा क्या आ गया, BD हमारा आ गया √105। ठीक, BD अगर हमारा आ गया, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 105 का √। अब देखिए मुझे इस ट्रायंगल में ये तीनों साइड्स मिल गया और ये साइड मुझे मिला हुआ है, तो क्यों ना मैं इसको जोड़ दूं और एक और प्रॉपर्टी लगा दूं, क्योंकि जो डायमीटर से कभी भी आप कोई भी एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिएगा किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम मैं P दे देता हूं, तो वहां पे 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो नाउ अब यहाँ के ले लीजिए इन ट्रायंगल ODB ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ADB, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ADB नहीं APB और ODB। ठीक है, अब ये दोनों सिमिलर होगा, क्यों सिमिलर होगा, क्योंकि देखिए इन दोनों में एंगल B कॉमन है, यहाँ पे लिख लीजिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, ये हमारा कॉमन है, और लिख दीजिए एंगल P, पूरा लिखिए, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल ODB, ये क्या है 90 डिग्री। सो भाई AA सिमिलरिटी से दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। सो भाई AA सिमिलरिटी ट्रायंगल APB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ODB। ठीक है, ये सिमिलर हो गया। अगर सिमिलर हो गया तो भाई प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलरिटी मैं लिख सकता हूँ AP बाई OD इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ AP बाई OD इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ AB बाई OB इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ PB बाई BD। ठीक, अब देखिए मुझे क्या क्या पता है, AP मुझे पता है क्या, हाँ AP मुझे नहीं पता है, अच्छा OD पता है, OD पता है, तो AP बाई OD कितना है भाई 13, सॉरी OD हमें पता है 8, AB कितना है भाई, AB हमारा है 26, AB हमारा 26, यहाँ से यहाँ तक कितना है 26, OB कितना है, OB है हमारा 13।
पी बी कितना है, पी बी मुझे नहीं पता तो पी बी रहने दीजिए। बी डी कितना है, बी डी है √105। अब देखिए यहाँ से मुझे ए पी मिल जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा ना, यानी ए पी मुझे क्या मिला, 8 दूनी 16, ए पी मुझे मिल गया 16, ए पी मिल गया 16 सेंटीमीटर, ए पी मिल गया। अब मुझे अगर ये मिल जाए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल से मुझे एक्स मिल जाएगा, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। तो बेस निकालने के लिए, पी डी निकालने के लिए तो एक काम कीजिए, ए पी मुझे मिल गया। अब यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 2 इज इक्वल टू, ये 13 दूनी 26, 2 इज इक्वल टू पी बी बाई 105 हो जाएगा, √105। पी बी को क्या लिख सकते हैं, पी बी को लिख सकते हैं पी डी प्लस बी डी बाई √105 यानी 2। पी डी मुझे नहीं पता लेकिन बी डी तो पता है, तो यहाँ लिख दीजिए पी डी प्लस √105 और 105 इधर गया तो 2√105, ये प्लस में माइनस हो जाएगा तो 2√105 माइनस 105 का रूट इज इक्वल टू पी डी हो जाएगा। यानी पी डी हमारा क्या है, पी डी हमारा आया √105, 105 हमारा पी डी आ गया, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमारा आ गया √105। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, इन ट्रायंगल ए पी डी हमें मालूम है ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए पी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर। ए पी का स्क्वायर कितना भाई, 16 का स्क्वायर, पी डी का स्क्वायर क्या है, 105 का स्क्वायर, और ये क्या है एक्स, यही एक्स निकालना है। यानी 16 का स्क्वायर होता है 256 और 105 का होता है 105, 201 300, 350 61 361, यानी एक्स का स्क्वायर, यानी एक्स इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर, यानी एक्स इज इक्वल टू 19, यानी एक्स हमारा आंसर आ गया 19। थोड़ा सा पेचीदा था, 5 मार्क्स का सवाल है तो थोड़ा बड़ा तो होगा ही। देख लेते हैं वीडियो ठीक चल रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है। तो ये हमारा सवाल नंबर 32 था। चलिए तो 32 हमारा निपट गया। देखिए मुझे थोड़ा सा फास्ट करना होगा, क्योंकि 3 घंटे में अगर आप बहुत डिटेल में अगर मैं समझाने लगूँ तो पता चला आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, इसलिए मुझे फास्ट। अब इसमें और भी है, और को मैं नहीं बताता हूँ क्योंकि रात का समय है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं जल्दी से इसको ख़त्म करूँ। अब आते हैं 33 नंबर पे। 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 33 नंबर सवाल कह रहा है कि द कार ऑफ अ व्हील है 16 सेंटीमीटर। मान लीजिए कार है, इसका व्हील है और इसका जो है व्हील विच है 60 सेंटीमीटर डायमीटर, यानी डायमीटर 60 है, यानी मैं लिख दूं डायमीटर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 20 मिनट, यानी टाइम दिया हुआ है 20 मिनट, टाइम दिया हुआ है 20 मिनट्स। व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ, स्पीड भी दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है कितना 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो कह रहा है कि बताइए कि कितना रिवॉल्यूशन करेगा। अब मान लीजिए कि ये चक्का मेरा घूम रहा है, तो मान लीजिए कि ये एक बार रोटेट किया, तो यानी क्या किया, एक सर्कमफेरेंस को पूरा किया, एक सर्कमफेरेंस इनटू इस, ऐसा जितना भी रोटेशन करेगा वो पूरा रोटेशन कंप्लीट करेगा, तो क्या टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। यही मेन फॉर्मूला हमको लगाना है। तो एक काम कीजिए, n नंबर ऑफ रोटेशन इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वन रोटेशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वन रोटेशन इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ रोटेशन को n लिख दीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वन रोटेशन क्या होगा 2 पाई r, तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है 60 है, तो 30 है, 30 सेंटीमीटर का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारा मीटर किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ टोटल डिस्टेंस क्या होगा, देखिए एक फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, यानी टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड कितना दिया हुआ 50 किलोमीटर, अब किलोमीटर में है, यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो सबको मीटर में लगे। 50 किलोमीटर में क्या होता है, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो यहाँ मीटर भी नहीं, 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में आ गया क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में था। अच्छा, पर आवर है ना, 1 घंटा में पर आवर, तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 60 मिनट लिख दिए। अच्छा, टाइम कितना है भाई, टाइम है 20 मिनट, 20 मिनट, और यहाँ क्या है n इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 30
सेंटीमीटर। ठीक, देखिए मिनट से मिनट कट गया, 20 तिहाई 60 हो गया। अब इसको उधर ले जाइए तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 50 इंटू 1 0 0 0 इंटू 1 0 0 बाई में है 3, ये 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 30। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक कुछ पॉइंट में आएगा तो पॉइंट वाला नहीं लेना है, आपको क्या करना है कि पॉइंट वाले बाद को छोड़ दीजिए और जो भी वैल्यू होगा इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके चेक कीजिएगा इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इतना मैं करूँगा तो समय बहुत चला जाएगा, मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या आने वाला है। आंसर है 33 का 8838, यानी इसका आंसर आएगा 8838। आप लोग कैलकुलेट करेंगे और इसको सॉल्व करके देखेंगे इसका आंसर आया कि नहीं आया। चलिए, तो ये हमारा 33 भी बन गया। अब बढ़ते हैं 34 की तरफ। में क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हाँ, इस इक्वेशन को सॉल्व करना आसान है, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम लेके कर सकते हैं। इसमें दो ऑप्शन है, मैं एक कर देता हूँ। तो 34 में क्या कह रहा है, 34 में कह रहा है कि 1 बाई ए प्लस बी प्लस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स, नहीं ए प्लस बी प्लस एक्स ही है जी, सी है ही नहीं, ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई एक्स। अब कह रहा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0 है। फाइंड सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है और फैक्टराइज करना है। तो एक काम कीजिए, इसमें क्या है कि इस x को एक साइड लाइए, x वाले सबको एक साइड लाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी हो जाएगा। अब अगर हम इसका एलसीएम ले, इन दोनों का एलसीएम ले, तो एलसीएम x साइड में आ जाएगा और a प्लस बी प्लस एक्स हो जाएगा और ये x इधर चला जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, अब इसका एलसीएम लीजिए तो b प्लस ए बाई ए बी हो जाएगा। ठीक, अब इसको थोड़ा खोलिए तो हो जाएगा x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स बाई एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई ए बी हो जाएगा। x प्लस में है, x माइनस में है, कट गया, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा a प्लस बी और यहाँ पे हो जाएगा x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी बाई ए बी। देखिए a प्लस बी इधर भी है, a प्लस बी इधर भी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ए बी इज इक्वल टू एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स। सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। सबको उधर ले जाइए, तो सबको उधर ले जाइएगा तो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू प्लस में ए बी आ जाएगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस में हो जाएगा। इन दोनों में x कॉमन है तो x को कॉमन लीजिए तो हो जाएगा a प्लस बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा और अच्छे से लिख दिया जाए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, यहाँ पे x हो जाएगा प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, देखिए पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है। बताइए माइनस बी, माइनस टाइम्स बी क्या है, a प्लस बी है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a, a कितना है भाई, a हमारा 1 है और c कितना है, c हमारा a b है बाई 2 टाइम्स a कितना है 1 है। सॉल्व करेंगे तो माइनस a प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab बाई 2। सॉल्व कीजिए, मुझे लग रहा है इंक ख़त्म हो गया, थोड़ा सा इंक पिला लिया जाए। हाँ, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ रहा है चेक किया जाए। यहाँ पे आ रहा है x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स a प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या 2ab प्लस 2ab माइनस 2ab यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई में क्या है 2 है, स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा यानी हो जाएगा माइनस a प्लस बी प्लस माइनस
ए माइनस बी बाई 2 हो जाएगा। यानी x का 2 वैल्यू आएगा, x का एक वैल्यू आएगा माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे प्लस ए माइनस बी बाई 2, और एक वैल्यू आएगा माइनस ए माइनस बी माइनस ए माइनस इंटू माइनस प्लस बी बाई 2। तो देखिए यहाँ पे प्लस ए माइनस ए खत्म हो गया, और यहाँ पे क्या है माइनस बी प्लस बी खत्म हो गया, यानी x का वैल्यू आएगा माइनस 2b बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2a बाई 2। 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, यानी x का वैल्यू आएगा माइनस बी और आएगा माइनस ए, यानी x का 2 वैल्यू आएगा। यही हमारा आंसर है 34 का x माइनस ए माइनस बी। ठीक है, ये आपको प्रोसीजर करना है। और डिटेल में जानने के लिए आप थोड़ा सा धैर्य रखें और मैं नेक्स्ट वीडियोस डालता रहूँगा। देखिए अब तो एग्ज़ाम का टाइम है, अब तो आपको फाइनल रिवीजन करना है, तो आप सॉल्व करने पे ध्यान दीजिए। अब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने लगूंगा तो बहुत समय चला जाएगा, इसीलिए मैं अब थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है और 1 से लेकर के 1000 तक दिया हुआ है। बहुत बढ़िया, इतना बड़ा देने का क्या ज़रूरत था, बच्चा लोग परेशान हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल कितना है भाई? 0 से 100, हाँ 1000 तक जाओ। 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900 और 900 से 1000। थोड़ा सा आप माफ़ कीजिएगा, समय रात काफ़ी हो गया है और मुझे घर भी जाना है। तो फ्रीक्वेंसी अब यहाँ पे लिख दीजिए। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है हमारा 25x12, 25x12, 1720y, 1720y 974, 974। अब क्या कह रहा है कि x और y की वैल्यू निकालिए। चलिए फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y, नहीं पता है हमें, ठीक। अब यहाँ पे x y निकालिए, लेकिन द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525, यानी मीडियन दिया हुआ है। मीडियन क्या दिया हुआ है? 525। और कह रहा है कि सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 100, यानी समेशन ऑफ एफ आई कितना है? समेशन ऑफ एफ आई जो है वो हमारा है 100, ये दिया हुआ है, और एक्स वाई निकालना है। तो यानी यही हमारा एफ आई है ना, तो यानी जोड़ करके एफ आई कितना आ रहा है यहाँ पे चेक किया जाए तो देखिए, चलिए यहाँ पे सी एफ ले लेते हैं, क्योंकि सी एफ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मीडियन निकालिएगा और आप सी एफ नहीं लीजिएगा तो कैसे होगा। पहले ये बताइए मीडियन का फॉर्मूला आप लोग याद है? चलिए मीडियन का फॉर्मूला लिख लीजिए। मीडियन का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस एच एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ होता है, यही होता है। तो मीडियन 525 है, मीडियन 525 यानी इनके बीच में आएगा, यानी ये मेरा मीडियन क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वाला, इसको लिख लीजिए मीडियन क्लास, ये आपको खुद पहचानना होगा। मीडियन क्लास कैसे पता चला मीडियन क्लास होगा? क्योंकि 500 से 600 के बीच में ही ना मीडियन है, यानी यही मीडियन क्लास होगा ना। तो मीडियन क्लास है तो मुझे एल मिल गया, ये हमारा एल मिल गया। एल कितना मिलेगा? लोअर लिमिट हमारा है कितना? 500। एल मिल गया, एच मिल गया 600 माइनस 500, यानी एच मिल गया हमें 100 मिल गया। एफ भी मुझे मिल गया, एफ कितना है? एफ हमारा है 20। अच्छा एक काम कीजिए, सी एफ भी निकालिए, सी एफ भी तो चाहिए ना, और एन बाई 2 चाहिए। एन हमारा कितना है? एन हमारा है 100, यानी एन बाई 2 हमारा कितना हो गया? 50। एन बाई 2 मिल गया, सब कुछ मिल गया, बस सी एफ चाहिए। तो देखिए ये 2 2 5 7, ये क्या हो जाएगा? 7 प्लस एक्स, ये 12 7 19 प्लस एक्स, देख लीजिए 2 5 7 7 7 एक्स 7 19 प्लस एक्स, 19 में 17 जोड़िए तो 20 30, यानी 36 प्लस एक्स हो जाएगा, यानी 20 और 10 30 अच्छे 36 बटे एक्स, हाँ 36 और 20 30 40 50, यानी 56 प्लस एक्स हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 56 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा?
9 6 15 का 5 हाथ में 1, 65 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और 7 5 12, 72 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। एक बार फिर से मिला लिए, गड़बड़ होगा तो आंसर नहीं आएगा। 2 5 7, 7 और 7 प्लस एक्स, 7 और 12 19 प्लस एक्स, 19 और 20 20, 36 प्लस एक्स, 36 और 20 56 प्लस एक्स, 56 प्लस एक्स प्लस वाई, 56 और 5 65, ठीक है। 65 और 7 72, 72 और 4 76, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए समेशन ऑफ एफ आई जो है हमारा आ रहा है 76 प्लस एक्स प्लस वाई, और समेशन ऑफ एफ आई कितना दिया हुआ है, समेशन ऑफ एफ आई 100 है, यानी 100 इज इक्वल टू 76 प्लस एक्स प्लस वाई दिया हुआ है। यानी इसको इधर ले जाएंगे तो 100 माइनस 76 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई आ जाएगा, यानी आ जाएगा 24 70 80 90, हाँ, यानी 24 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, 70 80 90 4 10 24, यानी एक्स प्लस वाई 24 है। एक काम कीजिए, फॉर्मूला में रखिए, काम हो गया। सी एफ हमारा क्या मिला है, सी एफ हमारा ये मिला है, ये हमारा सी एफ है, ये हमारा एफ है। रखिए मीडियन हमें दिया हुआ है 525, एल हमें दिया हुआ है 500, एच हमें दिया हुआ है 100, n/2 है हमारा 50, n/2 कितना है भाई 50। सी एफ कितना है, सी एफ है हमारा 36 प्लस एक्स, 36 प्लस एक्स। एफ कितना है भाई 20, 500 इधर जाएगा तो 525 में से 500 यानी 25 आ जाएगा, और 20 25 100 होता है, यानी 5 50 माइनस 36 माइनस एक्स, यानी 5 से कट गया 25, 5 बार में 5 इज इक्वल टू 36 माइनस, तो इधर 4 तो हो जाएगा 40, यानी ये हो जाएगा 14 माइनस एक्स, 30 1 40, ठीक है। अब ये 14 इधर रहेगा तो 5 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो 9 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस एक्स, यानी एक्स इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो वाई कितना आ जाएगा, 24 में से 9 घटाइए 16, चेक किया जाए, नहीं 24 और 9 15 होता है जी, ठीक है। यानी ये हमारा आंसर है, इस तरह से बनाते हैं। तो इस तरह अपना सेक्शन डी भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। हाँ, तो अब आते हैं सेक्शन नंबर ई पे। 3 सवाल है, केस बेस्ड स्टडीज है, और ये कंपलसरी है, यानी तीनों आपको बनाना ही बनाना है। तो चलिए 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 36 नंबर सवाल कह रहा है कि राम हैज़ अ फील्ड इन द शेप ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे फिगर बना है, मैं बना देता हूँ आपको। राइट एंगल ट्रायंगल में राम के पास एक फील्ड है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। अब राम क्या चाहता है, राम चाहता है कि ट्रायंगल विद परपेंडिकुलर साइड इज 144 एंड 84, यानी इसको मान लेते हैं 144 मीटर और इसको मान लेते हैं 84 मीटर। कह रहा है कि दोनों परपेंडिकुलर जो साइड है उसका लेंथ दिया हुआ है। ही वांट्स टू लीव द स्पेस ऑफ ए फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर शेप फॉर द लार्जेस्ट साइड इनसाइड द फील्ड। हाँ, तो लार्जेस्ट स्क्वायर, यहाँ पे छोटा स्क्वायर भी बन सकता है, लेकिन लार्जेस्ट स्क्वायर कौन सा बनेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। अब स्क्वायर है, यानी अगर मान लीजिए आपका इसका साइड x मान है तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, सब x। तो स्क्वायर साइड को छोड़ना चाहता है, क्यों, इसमें वीट ग्रो करेगा, वीट, और बाकी जगह जो बचा है उसमें क्या ग्रो करेगा, इसमें वेजिटेबल ग्रो करेगा। यानी ऐसा जगह में वेजिटेबल ग्रो करेगा और जो खाली जगह है उसमें क्या ग्रो करेगा, वीट, ठीक है, ये ग्रो करना चाहता है। अब सवाल में ये कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द above informations answer the following question, identify the following statement। इस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कीजिए। इफ द लाइन्स ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, यानी मान लीजिए ट्रायंगल है, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। कह रहा है कि इफ द लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर साइड, ये इसके पैरेलल है, मान लीजिए इसके पैरेलल है, वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर साइड, देन टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये है क्या, ये कुछ नहीं है, थेल्स थ्योरम है। यहाँ पे क्या लीजिए, थेल्स थ्योरम।
या लिख सकते हैं बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दोनों में से कोई एक लिख दीजिएगा, 1 मार्क्स का है, मार्क्स मिल जाएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर स्पेस। अब देखो आपको पूछ रहा है कि आपका ये जो स्क्वायर स्पेस है इसका साइड निकालिए, तो साइड कैसे निकलेगा? देखिए ये 144 है, ये 84 है, तो ये पूरा निकल जाएगा, ये पूरा निकल जाएगा। तो पहले निकालिए। तो एक काम कीजिए, दूसरा नंबर सवाल में क्या कीजिए, AC का स्क्वायर इज इक्वल लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर हो जाएगा 144 का स्क्वायर प्लस BC कितना हो जाएगा 84 का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर। यानी AC का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 144 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर। अब देखिए इसे थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है, तो मैं इसका कैलकुलेशन डायरेक्ट लिख दूं क्या? हाँ देखिए मैंने कॉपी में कर रखा है, तो मैं कैलकुलेशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो 144 और 100 इंटू 144, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट 2727792 प्लस 84 का मैंने कैलकुलेशन कर रहा है 7056, तो ये हो जाएगा 7056। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो जोड़ करके आ रहा है कितना, 227, ये तो जोड़ के आ रहा है, ये आ रहा है 20736 और जोड़ के आ रहा है 27792। ठीक, अब इसका रूट निकालेगा तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, मैं वो भी निकाला हूँ, तो ये 150.97, यानी मुझे AC क्या मिला, इतना मिला। अब AC मुझे मिल गया है कितना, यहाँ से यहाँ तक AC मुझे मिल गया है 150.97। अब देखिए ये आपको कैलकुलेशन करना होगा, 144 का स्क्वायर निकालिएगा, 84 का स्क्वायर, दोनों को जोड़िएगा, फिर रूट निकालिएगा, वो आपको करना पड़ेगा, उतना आप भाग नहीं सकते। ठीक है, ये आपने कर लिया, तो आपका AC मिल गया। अब आप क्यों ना इस छोटे से ट्रायंगल को इस बड़े वाले ट्रायंगल से कंपेयर करें, तो कंपेयर कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, x मिल सकता है। आपको x निकालना है ना, और एक काम कीजिए ना, छोड़िए उसे, हटाइए, ये एक ट्रायंगल को काट दिए 2 हिस्सों में। इस छोटे वाले ट्रायंगल, ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगल, ये तो परपेंडिकुलर होगा, स्क्वायर है तो परपेंडिकुलर होगा। तो आप एक काम कीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, यानी ये DBC छोटा वाला ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल को जोड़ने पे बड़ा वाला मिल जाएगा। तो बड़े वाले का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस। हाँ, बेस आप इसको 144 मान लीजिए, तो हाइट क्या मिल जाएगा, 84 मिल जाएगा। इसका ले लीजिए हाफ, इसका बेस अगर आप 144 मानेंगे और हाइट हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस इसका हाफ, बेस अगर आप 84 मानेंगे तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब एक काम कीजिए, हाफ x दोनों में है, तो हाफ x को बाहर ले लीजिए, हो जाएगा 144 प्लस 84, और यहाँ हो जाएगा 144 इंटू 84/2। तो ये 2 से 2 कट गया, तो 144 इंटू 84 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 4 8 8 4 12 हाथ में 1 और 228 x, यानी x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 144 इंटू 84/228। अब यहाँ से आप x निकालिए, क्योंकि दूसरा ऑप्शन आपको x ही पूछ रहा है। ठीक है, तो दूसरा नंबर आपको x, इसको सॉल्व कीजिएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैलकुलेशन मैं उतना कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि समय रात बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे जल्दी निपटाना है। इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा आंसर आ रहा है कि नहीं। x का वैल्यू आंसर आना चाहिए, कितना आना चाहिए मैं बता रहा हूँ, 36 का 2 है हमारा, 53.05 ये हमारा आना चाहिए, 53.05 मीटर। सॉल्व कीजिएगा, अगर आएगा तो आप कमेंट में बताइएगा कि सही आया है या गलत आया। ठीक, तो ये हमारा x मिल गया। अब तीसरा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर डिस्क, ये तो हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड, एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड कितना आसान है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साइड इंटू साइड,
यानी 53.05 को 53.05 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो भी आएगा ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 36 का तीनों सवाल सॉल्व हुआ, ठीक है। तो ये 36 हमारा सॉल्व हो गया। इसका आंसर निकालेगा, इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ कितना आएगा। ये आने वाला है आपका 2814.30 मीटर स्क्वायर। आप इसको चेक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आया कि नहीं आया, आप खुद से बना के देखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 और फिर क्वेश्चन नंबर 38। दो ही क्वेश्चन है, जल्दी से निपटाते हैं, घर चलते हैं। 37 कह रहा है कि इन अ गोल्ड कोस्ट सोसाइटी देयर आर सो मेनी फ्लैट्स विच आर थाउजेंड ऑफ पर्सन लिव टू मेंटेन द क्लीननेस एंड डिसिप्लिन ऑफ द सोसाइटी दे ऑल डिसाइडेड टू मेक द कमिटी ऑफ 35 मेंबर्स। टोटल व्यक्ति कितना भाई? टोटल लोग हैं 35, ठीक है। 35 मेंबर का कमेटी बनने वाला है, जिसमें से 25 मैन होंगे। मैन कितना है भाई? मैन होगा 25 और वुमेन कितनी है? तो वुमेन है 10, वुमेन है 10, ठीक है। टू सेलेक्ट द चेयरपर्सन नेम्स ऑफ ऑल द कमिटी मेंबर, इन सारे का 25 का 10 का सबका चीट पे नाम लिखा हुआ है। कमिटी मेंबर्स आर रिटन ऑन द कार्ड एंड पुट इन द बॉक्स, यानी 35 का नाम लिख करके डाला हुआ है इस बॉक्स में। यानी समझ लीजिए कि ये बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में 25 मैन का डाला हुआ है और 10 विमेन का डाला हुआ है, टोटल 35 है। अब इसमें से क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम ऑफ द नेम रिटन ऑन द ड्रॉन कार्ड इज दैट ऑफ मैन। मैन आने की संभावना क्या है? तो पहला सवाल है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मैन। मैन कितने हैं? 25, तो 25 टोटल कितना है? तो 35। एक्चुअली ऐसे लिखिएगा P इज इक्वल टू नंबर ऑफ NE/NS, फॉर्मूला पहले लिख दीजिएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, यानी मैन आने की संभावना कितनी है? 25, टोटल कितना है? 35। काट दीजिए 5 बार में 7 बार में, यानी 5/7 आ जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द नेम रिटन ऑन द ड्रॉन इज दैट ऑफ द वुमेन। विमेन आने की संभावना क्या है? विमेन आने की संभावना है NE/NS लगा दीजिए। विमेन कितनी है? 10 है, टोटल कितना है? 35 है, 5 दूनी 10, 7 5 है 35, यानी विमेन आने की संभावना है 2/7। फिर थर्ड कह रहा है चेक वेदर द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज 1 और नॉट। जाहिर सी बात है सम ही होने वाला है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ विमेन इज इक्वल टू क्या है? 5/7 प्लस 2/7 इज इक्वल टू 7 है हासिल, 5 + 2 7, यानी प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यस इट इज 1, यस इट इज 1। सेकेंड में कह रहा है, थर्ड में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट का प्रोबेबिलिटी तो होगा क्या होगा? 100%। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट, सर्टेन का मतलब क्या होता है? माने होना ही है। सर्टेन इवेंट का होता है प्रोबेबिलिटी 1। तो ये 4 ऑप्शन था, आपका बन जाएगा। सर्टेन इवेंट मतलब ये बोलेगा या तो मैन या तो वुमेन, तो 100% कोई ना कोई तो लड़का उठाए, यहाँ पे कोई ना कोई पुरुष चुना जाएगा या कोई ना कोई महिला चुनी जाएगी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 37 भी निपट गया अपना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर, और ये हमारा आखिरी सवाल है इस पूरे सैंपल सेट का। तो ये पूरा सैंपल सेट आपको एक साथ जाएगा, देख लेते हैं कितने मिनट लगे। आधा घंटा तो आराम से 3 घंटा तो आराम से लग गया होगा। तो देयर इज अ स्मॉल आइलैंड विद द मिडिल ऑफ द 100 मीटर वाइड रिवर। तो मान लीजिए कि रिवर है, ठीक है, ये अपना तालाब है, रिवर है। ये कितना चौड़ा है भाई? तो ये 100 मीटर चौड़ा है। देयर इज अ स्मॉल आइलैंड इन द मिडिल ऑफ 100 मीटर वाइड रिवर। मिडल ऑफ द 100 मीटर वाइड रिवर के बीचों बीच स्मॉल आइलैंड है। तो मान लीजिए कि ऐसा एक आइलैंड बना लेते हैं, ठीक। वाइड 100 मीटर वाइड, ट्री स्टैंड्स ऑन द आइलैंड। अब यहाँ पे एक ट्री है, यहाँ पे एक ट्री है, पेड़ है, ठीक है, एक ट्री है। अब कह रहा है 2 पॉइंट्स पी क्यू आर डायरेक्टली अपोजिट टू इट। यानी यहाँ पे मान लीजिए आपका P है और यहाँ पे आपका Q है, डायरेक्टली अपोजिट है PQ। तो कह रहा है कि ऑन ईच साइड ऑफ द बैंक एंड द पॉइंट्स ऑफ द ट्री आर ऑन द लाइन, ठीक है, इसी लाइन पे है। यानी ट्री कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, उसी के लाइन पे है।
अब कह रहा है कि सपोज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम P एंड Q इज 30। P से बना रहा है 30, P से बना रहा है 30 डिग्री और Q से बना रहा है 45 डिग्री। देखिए ये ज़्यादा अच्छा ऐसा रहता है ग्राफ, यहाँ पे P कर देते हैं, यहाँ पे Q कर देते हैं, यहाँ पे ट्री बना देते हैं, ठीक है। तो P से जो बना रहा है और जो Q से बना रहा है, P से बना रहा है 30 डिग्री और Q से बना रहा है 45 डिग्री, और इन P और Q के बीच की दूरी कितनी है 100 मीटर। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ मैंने x मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स हो जाएगा। नाम दीजिए A, P दिया ही हुआ है, Q दिया हुआ है, इसको R दे दीजिए, ठीक। तो हमको क्या निकालना है, सवाल पूछा जाए, सवाल देखा जाए। कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द एवर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी हाइट निकालना है। तो हाइट को h मान लेते हैं। अब मुझे बताइए इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ARQ tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस होगा। परपेंडिकुलर हमारा h है, बेस हमारा क्या है x है। tan 45 क्या होता है 1 = h बाई एक्स, यानी h = क्या आ जाएगा x, यानी जितना ही हाइट होगा उतना ही इसके दूरी होगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है। दूसरा कह रहा है इन ट्रायंगल PAR ट्रायंगल दीजिए PAR, आप इसमें लीजिए tan 30 लीजिएगा, तो tan 30 = क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है हाइट और बेस हमारा क्या है 100 माइनस एक्स। tan 30 क्या होता है 1/√3। h क्या है, h हमारा x ही है, तो x बाई 100 माइनस एक्स। इधर उधर लीजिए तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3x, x को उधर लीजिए तो 100 इज इक्वल टू हो जाएगा √3x प्लस x को कॉमन लीजिए तो हो जाएगा √3 + 1 इज इक्वल टू 100। सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा 100 इज इक्वल टू x, √3 का वैल्यू 1.732 + 1, यानी हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2.732 इज इक्वल टू x। तो यहाँ हमारा x मिल गया तो h मिल गया। आप इसकी वैल्यू को सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके आंसर निकालिएगा। x की वैल्यू जो आने वाली है वो आ रही 36.6 मीटर, यानी आएगा 36.6 मीटर। ये हमारा x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया यानी h का वैल्यू आ गया, क्योंकि हाइट भी हमारा ट्री का सेम है, h = x है। यानी पहला वाला सवाल हमारा सॉल्व हुआ। दूसरा कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, यानी Q निकालिए टॉप ऑफ द ट्री, यानी AQ निकालना है। AQ निकालना है तो मुझे बताइए, तो अच्छा मुझे बताइए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, यानी अगर मैं साइन 45 डिग्री ले लूँ तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है, परपेंडिकुलर मेरा हाइट है, हाइपोटेन्यूज क्या है AQ है। साइन 45 क्या होता है 1/√2। हाइट कितना है भाई, हाइट हमारा 36.6 36.6 और AQ, तो AQ हमारा क्या हो जाएगा, AQ हो जाएगा √2 टाइम्स 36.6 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से √2 की वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिएगा। ये और वाला है, इफ़ द एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्री, एलिवेशन सन का है जो 60 डिग्री है। मान लीजिए कि यहाँ पे पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे सूरज है और यहाँ पे पेड़ है, ठीक है, यहाँ पेड़ है, पेड़ मेरा बड़ा घटिया बना है और ये हमारा ज़मीन है, ये सूरज। तो पेड़ का हाइट तो मुझे पता है ना, पेड़ का हाइट कितना है 36.2 मीटर। अच्छा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन सन का भी कह रहा है 60 डिग्री है, 60 डिग्री कह रहा है, क्या कह रहा है, हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो। अब शैडो कितना बनेगा, तो भाई पेड़ जो है वो इस पर धूप लगेगा तो शैडो तो इतना ही बनेगा ना, ये बनेगा। तो बताइए, हमको परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस हमको निकालना है, तो लगाइए tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 60 होता है tan 60 होता है √3। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 36.2 है, 36.2 नहीं है 36.6 है, 36.6 है, तो 36.6 बाई बेस, तो बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36.6 बाई √3 नीचे में नहीं आता है तो √3 से मल्टीप्लाई कीजिए, √3 से डिवाइड कीजिए, तो हो जाएगा 36.6 बाई 3 इंटू √3, 3 से काट दीजिए 12.2, यानी 12.2 √3 इसका आंसर हो जाएगा बेस का।
ठीक है, 12.2√3 सही है। कह रहे आर द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑलवेज एक्यूट, सही बात है भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा एक्यूट ही होगा, क्यों? क्योंकि वो हॉरिजेंटल से नापा जाता है। तो इसके साथ हमारा यस आप लिख दीजिएगा यहाँ पे कि ऑलवेज एक्यूट। इसके साथ हमारा सैंपल सेट 12 कंप्लीट हुआ है। अगर आपको किसी भी तरह का सुझाव या किसी तरह का डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।